नमस्कार। साउथ एशिया अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विवेक सिन्हा। आज चर्चा करेंगे साउथ एशिया के मकबूजा इलाकों में हुए अलग अलग वाक़यात पर। ये 3 वाक़यात हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे और ये तीनों एक कड़ी सी जोड़ते हैं। ये बताते हैं पाकिस्तानी हुक्मरानों की घबराहट को, उनकी बर्बरियत की कहानी बयां करते हैं। सबसे पहला वाक़यात है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या मकबूजा आज़ाद कश्मीर का। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन पाकिस्तान जिसको आज़ाद कश्मीर कहता है वो असल में आज़ाद नहीं है, मकबूजा है, ऑक्युपाइड है। इसलिए दुनिया इसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जानती है। यहाँ पीओके में पिछले 21 अगस्त को एक सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर सहाफ़ी तनवीर अहमद को पीओके के लोकल इंतज़ामिया ने उनके साथी सफ़ीर कश्मीरी के साथ काफ़ी तशद्दुद के बाद गिरफ्तार कर लिया। तनवीर अहमद का जुर्म ये था कि उन्होंने मकबूल भट्ट स्क्वायर से, जो कि पीओके यानी मकबूजा आज़ाद कश्मीर का ददियाल इलाके में है, यहाँ से पाकिस्तानी झंडे को उतार कर फेंक दिया था। लेकिन इससे पहले तनवीर अहमद ने लगभग 52 घंटे तक भूख हड़ताल किया। इस भूख हड़ताल के बाद भी जब पीओके के लोकल इंतज़ामिया ने पाकिस्तानी झंडे को नहीं उतारा तो तनवीर अहमद ने खुद ही पाकिस्तान के झंडे को उतार दिया। इसके बाद पीओके यानी मकबूजा आज़ाद कश्मीर के लोकल इंतज़ामिया ने तनवीर अहमद के साथ तशद्दुद, काफ़ी वायलेंस के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया। सवाल ये उठता है कि तनवीर अहमद साहब ने पाकिस्तान का झंडा क्यों उतारा। तनवीर साहब का कहना है कि पाकिस्तान इसको आज़ाद कश्मीर कहता है, लेकिन क्या आज़ाद कश्मीर में गैर मुल्क का झंडा लहरा सकता है? बिल्कुल नहीं। तनवीर साहब ने मिसाल दी कि पाकिस्तान में अगर कोई हिंदुस्तान का झंडा लहराए तो उसे सज़ाए मौत मिलती है, तो फिर आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा क्यों रहेगा? और लिहाजा इसलिए तनवीर अहमद साहब ने उस पाकिस्तानी झंडे को उतार फेंका। लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान ने अपने लोकल इंतज़ामिया में जो उनके एजेंट्स हैं मकबूजा आज़ाद कश्मीर में, उनको बोल करके तशद्दुद के बाद तनवीर अहमद साहब को गिरफ्तार कर लिया। 73 साल से गैर फाल या गैर इंसानी निज़ाम में रह रहे हैं, जहाँ पे लोग मुनाफिकत करके पाकिस्तान के गीत गाते हैं, पाकिस्तान को भी ये तसव्वुर दे रहे हैं। ठीक है, हालांकि पाकिस्तान की भी नीयत कौन सी अच्छी है, लेकिन उनको ये तसव्वुर, ये तासुर दे रहे हैं कि पता नहीं ये उनके साथ हैं। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी कोई भी बीमारी उभर आए, आपने मुझे उस गलीज़ मुल्क के अंदर नहीं लेके जाना। मैं माजरत चाहता हूँ सब पाकिस्तान की जो शहरी हैं और मेरे हम वतन शहरी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे हम वतन जो शहरी हैं वो किसी बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं या किसी बहुत बड़े गलत मकसद के वो हामी हैं। अगर मैं गलीज़ समझता हूँ उनको, वो किसी वजह से समझता हूँ, क्योंकि वो इस्लाम का कारोबार करते हैं। ठीक है, वो जो है लोगों के जज्बात का, इस्लामी कदरों का वो व्यापार करते हैं। तनवीर अहमद एक बहुत वेल रिन्यूड और वेल रेप्यूटेड जर्नलिस्ट हैं, रिसर्चर हैं और बहुत कमिटेड हैं अपनी सरजमीन के साथ और अपनी उसके साथ अपने लोगों के साथ, और वो रियासत की तकसीम के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं और आज़ाद जम्मू कश्मीर का ये जो हिस्सा है जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है, इसमें वो पाकिस्तान की किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने एक बड़ी रिपोर्ट पिछले 10,000 लोगों का इंटरव्यू करके कोई 2 साल पहले एक रिपोर्ट छापी थी। जिस अखबार ने उस रिपोर्ट को पब्लिश किया था वो अखबार पे भी पाबंदी लग गई थी और उसको बंद कर दिया गया था। और तनवीर अहमद मुसलसल गिरफ्तारियों की जद में रहते हैं और ये रिसर्च काम करते हैं। अवाम लोक असम्बली इन्होंने उसका नाम दिया है अपनी कैंपेन का। एक अवामी जो नुमाइंदगी है वो हर सतह पे मौजूद हो। दूसरा ये कहना कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है पाकिस्तान के फ़्लैग की बेहरमती के इल्ज़ाम में,
اور ویسے تو ہم سارے لوگ دنیا بھر کے ممالک کے فلیگز کا احترام کرتے ہیں، لیکن جب کوئی قابض ملک اپنا جھنڈا وہاں کسی چوک میں چوراہے میں لگائے گا تو وہاں کے ریاستی شہریوں کا حق حاصل ہے کہ وہ جھنڈے کو ریموو کر دیں۔ تو تنویر احمد نے بھی پہلے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ اس جھنڈے کو، پاکستان کے جھنڈے کو اس چوک سے ریموو کیا جائے۔ جب حکومت نے اس کو ریموو نہیں کیا تو پھر انہوں نے خود اپنے ساتھی، ایک دو اور ساتھیوں کے ساتھ اس کو ریموو کر دیا، جس کی وجہ سے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پہلے مقامی تحصیل سطح کی جیل میں تھے، ابھی ان کو ڈسٹرکٹ جیل میرپور مظفرآباد شاید شفٹ کر دیا گیا ہے، اور ان کی ضمانت جو ہے سیشن کورٹ سے ریجیکٹ ہو گئی ہے۔ ابھی ہائی کورٹ کا انہوں نے ٹائم دیا ہے 10 تاریخ کا، 10 سپٹمبر تک ہائی کورٹ میں ان کی ہیئرنگ ہوگی، اور ابھی ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ ان کو ضمانت جلدی مل پائے گی، کیونکہ ریاست اس طرح کے ایکشن کر کے باقی لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھی کچھ لوگوں کو وکٹمائز کرتی ہے، اور ان کو وکٹمائز کیا گیا ہے۔ وہ قلم کے سپاہی ہیں، لکھنے پڑھنے سوچنے غور کرنے والے دانشور ہیں، صحافی ہیں، وہ بہت اچھے ریسرچر ہیں، ان بائسڈ، بڑا سیکولر اپروچ ہے ان کی، تو ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، اور ہم ساری دنیا میں اپنے ارد گرد کے حالات اور میں رہنے والے تمام دوستوں سے یہ گزارش کرتے ہیں جو جمہوریت پسند ہیں، جو غیر فرقہ وارانہ اور انصاف پر مبنی کسی معاشرے کے خواہش مند ہیں، ان سب لوگوں کو تنویر کی رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستانی ریاست سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ جس طرح بلوچستان میں تمام اہل علم لوگوں کو پکڑتے ہیں، یہ بند کرتے ہیں، نامعلوم رکھتے ہیں، اور پھر کسی دن ان کو مار کے ان کی لاش کو جلا کے ہوائی جہاز سے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پھینک دیتے ہیں، تو ہمیں خدشہ ہے کہ اگر آزاد کشمیر میں بھی اسی طرح کا یہ کوئی کام شروع کر سکتے ہیں، چونکہ آزاد کشمیر کی تاریخ کی کتابیں پڑھنے پر بھی پابندی ہے، اور نیشنل ایکشن پلان اور ان کے پاکستان پروٹیکشن ایکٹ وغیرہ کے قوانین کے تحت وہاں لوگوں کے خلاف غداری کے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، جو کہ تشویشناک ہے۔ ایک جمہوری جو سوالات ہیں، ان سوالات کو اٹھانے پر پابندیاں جو لگائی جا رہی ہیں، ہمیں خدشہ ہے کہ مستقبل میں یہ جینوسائیڈ ایک طرح سے شروع کریں گے، اس کا خطرہ ہے۔ تو تنویر کی رہائی کے لیے ہم سارے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ اس کو پاکستان تو بلوچستان کو بھی آزاد کہتا ہے کہ پاکستان 47 میں آزاد ہوا تھا، حالانکہ ہندوستان برصغیر تقسیم ہوا تھا، اس کے نتیجے میں پاکستان بنا تھا جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا۔ جس طرح پاکستان نے بلوچستان کے اوپر فوجی کشی کر کے قبضہ کیا ہے، بالکل اسی طرح انہوں نے ریاست جموں کشمیر کا یہ حصہ جو ہے، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر جو ہے، یہ بھی اسی طرح حملہ کر کے قبضہ کیا گیا تھا، اور یہ پاکستان کا مقبوضہ ایریا ہے، یہ مقبوضہ پاکستان کا ایریا ہے ہمارا، اور ہم مقبوضہ آزاد جموں کشمیر کے لوگ ہیں۔ بیسیکلی اس کو انہوں نے آزاد کا نام دیا ہے، عملی طور پر آزادی نام کی کوئی چیز وہاں پہ موجود نہیں ہے، اور یہ بالکل غلام ہے، اور ہمارا موقف یہی ہے کہ جو جس کا غلام ہے وہ اس کے خلاف ایک حقیقی اور سچی جدوجہد کرے۔ 7 ستمبر کو پی او کے میں ایک ریلی نکلی۔ یہ ریلی تھی پی این اے کی، پیپلز نیشنل الائنس کی۔ یہ مقبوضہ آزاد کشمیر کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اور اس ریلی کا مقصد تھا لوکل انتظامیہ، پی او کے جو لوکل انتظامیہ ہیں ان پر دباؤ بنانا کہ وہ تنویر صاحب کو باعزت رہا کر دیں۔ اس کے علاوہ بھی تمام پروٹیسٹس جاری ہیں تنویر صاحب کی رہائی کے لیے۔ دوسرا واقعہ ہے محسن دور کی گرفتاری کا۔ محسن دور صاحب پاکستانی فیڈرل گورنمنٹ میں قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، اور پچھلے دنوں کوئٹہ ایئرپورٹ پر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ محسن صاحب پشتونز کے وزیرستان اور خیبر پختونخوا کا جو علاقہ ہے، وہاں پہ پشتونز کے ایک جانے مانے لیڈر ہیں۔ دراصل محسن دور کوئٹہ میں ماما قادر کے کیمپ میں جانا چاہتے تھے،
मामा कादिर बलोच बहुत समय से वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स के लिए एक कैंप में हैं, वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। मोहसिन दवर साहब उस कैंप में जाकर बलोच भाइयों के साथ एक सॉलिडारिटी के नाते, सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने के नाते वो जाना चाहते थे। उसके बाद उनको चमन भी जाना था। चमन वो जगह है जहाँ पे कुछ समय पहले पाकिस्तानी आर्मी की बर्बरियत की वजह से कई लोग मारे गए थे, वहाँ भी वो ताज़ियत के लिए जाने वाले थे। उसके बाद मोहसिन दवर साहब को तुर्बत केच में भी जाना था, जहाँ 13 अगस्त को हयात बलोच को पाकिस्तान की आर्मी ने उसके माँ बाप के सामने बेदर्दी से गोली मार दिया था। मोहसिन दवर हयात बलोच के घर भी जाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान में एक गैर एलानिया मार्शल लॉ है, यहाँ कोई जमहूरियत या डेमोक्रेसी नहीं है और पाकिस्तान में कोई भी इंसान महफूज नहीं है। लिहाजा मोहसिन दवर को क्वेटा में गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद किसी खुफिया जगह पर ले जाया गया, जहां उनका बाहरी दुनिया के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं था। और ठीक एक दिन के बाद मोहसिन दवर को बलोचिस्तान बदर किया गया, यानी उनके बलोचिस्तान आने पर पाबंदी लगा दी गई। इन हरकतों से साफ पता चलता है कि पाकिस्तान खुद भी तस्लीम करता है कि बलोचिस्तान एक मकबूजा मुल्क है। पाकिस्तान ने पश्तून इलाकों में, पश्तूनिस्तान में या पश्तूनख्वा में मुख्तलिफ तरीक़ों से इनका इस्तेसाल किया, और उनमें से एक इस्तेसाल इनका जो आइडियोलॉजिकल या एक नज़रियाती इस्तेसाल कह लें, वो ऐसे कि इन्होंने यहाँ पर इंटेंशनली एक मज़हबी जनूनियत, एक एक्सट्रीमिज़म को यहाँ पे फ़रोग़ दिया। फिर दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों से इन्होंने दहशतगर्द वहाँ लाकर इकट्ठा किए, उनको फिर दुनिया के मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस में इन्होंने इस्तेमाल किए, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में या फिर कश्मीर में। तो फिर जब 9/11 के बाद ये एक ग्लोबली एक पॉलिटिक्स चेंज हुआ, दुनिया ने एक इसके ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन शुरू किया इन ग्लोबल टेररिज्म के ख़िलाफ़। तो पाकिस्तान ने एक बराए नाम कुछ ऑपरेशंस इन्होंने कबायली इलाकों में किए, जो कि बुनियादी तौर पर उन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ नहीं थे, बल्कि दुनिया को एक तरह से धोखा देने के लिए उन्होंने वहाँ पर ऑपरेशंस के नाम पे लोगों को मारा, वहाँ पे लोकल आबादियों पे इन्होंने बमबारियाँ की, लोगों के घर गिरा दिए, लोगों के घर जला दिए, लोगों को वहाँ से बेदखल किया। तो एक बहुत ही बड़ा इंसानी आलमिया की शक्ल में ये एक चीज़ जो थी वो हमारे सामने खड़ा हो गई। फिर इन एट्रॉसिटीज़ के, इन ट्रेजेडीज़ के, ह्यूमन ट्रेजेडीज़ के रिएक्शन में वहाँ के लोकल लोग उठे और उन्होंने इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। फिर उस आवाज़ में मतलब इतनी उसकी एक शिद्दत थी उनकी दर्द में, उनकी आवाज़ में, कि तमाम दुनिया में जहाँ पश्तून आबाद है उन्होंने उनका साथ दिया और उनके साथ खड़े हो गए, और उन्होंने पाकिस्तान की इन पॉलिसीज़ को तर्क करने के ख़िलाफ़ जदोजहद शुरू की। जहाँ तक मोहसिन के आने का सवाल है, तो मोहसिन को इसलिए भी रोका गया कि मोहसिन एक बहुत ही आउटस्पोकन पॉलिटिशियन है, और वो पाकिस्तानी पार्लियामेंट के मेंबर भी है, और इसके साथ साथ वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री ह्यूमन राइट्स कमेटी जो है, जो उन्होंने सो कॉल्ड एक कमेटी बनाई हुई है जो कि ह्यूमन राइट्स पे काम कर रही है, तो उसकी भी वो मेंबर है। तो इनको पता है कि मोहसिन वहाँ के जो टेल्स होंगे, जो लोकल स्टोरीज़ होंगी, वो जब लाएंगे तो वो हर प्लेटफॉर्म पे सुनाएंगे, वो पार्लियामेंट में भी सुनाएंगे, वो इंटरनेशनल मीडिया तक भी पहुंचाएंगे। तो इसलिए मोहसिन से इन लोगों को ज़्यादा ख़तरा था, उनको रोकना, उन्होंने हर सूरत में इनको रोकना था, जो कि उन्होंने रोक दिया। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये जो इन लोगों की कदगने हैं, ये जो फासले इन्होंने रखे हुए हैं, ये ज़्यादा अरसे तक नहीं रहेंगी। मतलब बलोच और पश्तून दुनिया के हर जगह, पाकिस्तान से बाहर भी एक दूसरे के साथ ये लोग कनेक्ट हो चुके हैं, और ग्राउंड पे भी सियासी तौर पे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और ये एक यूनाइटेड फ्रंट इन लोगों का होगा। मोहसिन दवर कौमी असम्बली के मेंबर हैं और उनका ताल्लुक PTM यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से भी है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की शुरुआत 2017 में मंजूर पश्तीन ने किया था। ये तहरीक मंजूर पश्तीन ने पश्तून्स के बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए किया था। पाकिस्तान ने वज़ीरिस्तान और जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर वाला इलाका है
वहाँ बे इंतहा बारूदी सुरंग बिछाई थी, और इन बारूदी सुरंग में फटने से तमाम लवाहिकीनों को, बच्चों बूढ़ों की जाने जाती थी, वो अपाहिज हो जाते थे। और इसके साथ साथ पाकिस्तानी फ़ौज और उनके पाले हुए तालिबान ये वहाँ पे लूट मार और तरह की बर्बरियत करते थे। इस चीज़ से बचने के लिए, इस चीज़ की प्रोटेस्ट करने के लिए मंजूर पश्तीन ने पीटीएम का इस्टेब्लिशमेंट किया था 2017 में। और हमारी जानकारी के मुताबिक पीटीएम पश्तून्स का इस सदी का सबसे बड़ा मूवमेंट है, और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में शायद पश्तून्स आर्म्ड स्ट्रगल की ओर भी जा सकते हैं, यानी हथियारबंद आज़ादी की जंग छेड़ सकते हैं। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में भी मोहसिन दवर की आवाज़ बुलंद होती है, और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को वो अपनी तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं। तीसरा वाक़या मकबूजा बलूचिस्तान से है। यहाँ पिछले 13 अगस्त को एक स्टूडेंट हयात बलोच, इसको उनके माँ बाप के सामने ही पाकिस्तानी फ़ौज ने गोली मार दी, और हयात बलोच के पास से सिर्फ एक पेन, एक कलम बरामद हुआ, जो साफ तौर पर दिखाता है कि पाकिस्तानी हुक्मरान और वहाँ की फ़ौज बलूचिस्तान में रहने वाले नौजवान जो पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, जो बलोच समाज के लिए, बलोच सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए जो कुछ कर सकते हैं, उनको वो साफ तौर पर जिंदा नहीं देखना चाहते। जी, हयात बलूच की कत्ल की मकासद मैंने पहले ही बयान कर चुके हैं। उनके वालिदैन के सामने उन्हें कत्ल करना ये सिर्फ एहसास दिलाना बलूचों को, उन लोगों को हम कुछ भी कर सकते हैं। बलूचिस्तान जो मकबूजा है पाकिस्तान की, एक पाकिस्तान काबिज़ है, हम मकबूजा हैं। एक मकबूजे जो मुल्क है उसके साथ, उसके फर्जंदों के साथ इस तरह करते रहते हैं। ये वही सिलसिला है। उनका मकसद यही था कि एक नौजवान से वो खौफज़दा है, जो बलूच हो उससे वो खौफज़दा है। खौफज़दा होने की वजह यही है कि बलूचिस्तान में एक बगावत चल रही है, जो बगावत अपनी आज़ादी के लिए है, वो बगावत जो अपनी शनाख्त की बहाली के लिए है, वो बगावत जो अपनी हक की आज़ादी के लिए है। अभी यही समझते हैं जितने भी बाशऊर लोग हैं, जितने भी शऊर रखने वाले लोग हैं, जितने भी तालीम याफ्ता लोग हैं, उसको इसी तरह वो गिरफ्तार करके कत्ल किया जाता है। लेकिन मीडिया की ना होने की वजह से ये खबर ज़्यादातर दुनिया में पहुंची नहीं है। अब हयात बलूच की जो वाक़या है सोशल मीडिया के थ्रू पे दुनिया में पहुंच चुकी है। अब इसमें जो रिएक्शन है, शायद पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान ये ख्याल नहीं कर सका कि इतनी बड़ी रिएक्शन होगी। लेकिन अब ये बात को हमें समझना चाहिए कि लोग बाशऊर हो चुके हैं। रियासती दहशतगर्दी के जो वाक़या है, इनको बलूच बखूबी जानती है। बलूच इनके ख़िलाफ़ कड़ी रही है और कड़ी रहेगी। ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तानी फ़ौज है जो दहशतगर्द है, जो दहशतगर्दी फैलाती है। यही हम समझते हैं कि फ़ौज की जो मकासद थे वो अपनी मकासद बलूचों की नस्ल कुशी करना है। हयात बलूच की कत्ल वही नस्ल कुशी की एक हिस्सा है। हयात बलोच के कत्ल का गुस्सा पूरे मकबूजा बलूचिस्तान में फूट पड़ा है। जगह जगह एहतजाज, रैलियां, प्रोटेस्ट्स चारों तरफ मकबूजा बलूचिस्तान में हो रहे हैं, और इसीलिए मोहसिन दवर क्वेटा पहुंचे थे। वो बलोच भाइयों के साथ ताज़ियत के लिए, संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए, सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने के लिए वहाँ गए थे, क्योंकि वज़ीरिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी पश्तूनों के साथ अमूमन इसी तरह की बर्बरियत रोज़ होती है। पाकिस्तान को, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को इस बात से प्रॉब्लम तो है कि अगर पश्तून, बलोच और बाकी ओप्रेस नेशंस मिलकर एक यूनाइटेड फ्रंट पर काम करेंगे तो उनके लिए मुश्किलात में इजाफ़ा होगा, क्योंकि इनकी जो करंट पॉलिसीज़ है, जो कौमों के वसाइल को लूटना है और जो इन्होंने जबर और तशद्दुद का एक बाज़ार गर्म करके रखा है,
ان کو یہ کنٹینیو رکھنے میں ظاہر ہے دقت تو آئے گی جب یہ قومیں ایک یونائٹڈ فرنٹ سے کام کریں گے. تو یہی وجہ ہے کہ پی ٹی ایم کو یا محسن کو یا کسی بھی پی ٹی ایم کے سیاسی رہنما کو بلوچستان آنے سے یہ لوگ روکتے ہیں. کیونکہ اگر یہ لوگ ایک ساتھ بیٹھیں گے، یہ سیاسی طور پہ اپنی آئیڈیاز شیئر کریں گے، تو یہ ایک بہت نیچرل عمل ہوگا کہ ان دو قوموں کا آگے جا کر ایک سیاسی یونائٹڈ فرنٹ کھلے گا اور یہ پاکستان کی ان پالیسیز کے خلاف جدوجہد کریں گے. خیبر پختونخوا اور وزیرستان میں رہنے والے پشتونس، وہاں کے نوجوان، وہ پاکستان کے ساتھ مکمل طور پر ناراض ہیں. ادھر ڈاکٹر اللہ نذر نے تنویر احمد کے ساتھ ہوئی زیادتی کی ایک ٹویٹ کر کے تنقید کی. اس ٹویٹ نے پاکستانی حکمرانوں کی نیند اڑا دی. پاکستان کی آرمی اور ان کی جو انٹیلیجنس ادارہ ہے ISI، یہ اس بات سے خوف زدہ ہیں کہ اگر بلوچستان کی طرز پر وزیرستان، خیبر پختونخوا اور مقبوضہ آزاد کشمیر میں بھی آرمڈ فریڈم سٹرگل، ایک ہتھیار بند آزادی کی جنگ شروع ہو گئی، تو پھر سی پیک کا کیا ہوگا؟ ساؤتھ ایشیا افیئرس میں اگلے ہفتے ایک نئے مدعے کے ساتھ پھر حاضر رہوں گا. نمسکار.